1962 के भारत चीन युद्ध में कुछ स्थान ऐसे थे जहां भारतीय सेना ने अविस्मरणीय पराक्रम दिखाया और चीनी सेना में डर पैदा किया। उनमें से एक स्थान था लद्दाख का चुशुल। चुशुल में मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी चार्ली कंपनी के शूरवीरों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और अपने क्षेत्र को चीनी कब्जे में जाने से बचाया। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर के बंसार गांव में सैन्य परंपरा से जुड़े एक राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता हेम सिंह ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। हेम सिंह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना में शामिल थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। इसलिए बचपन से ही शैतान सिंह की सेना में शामिल होने की तीव्र इच्छा थी। जोधपुर में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए साक्षात्कार दिया। 1 अगस्त 1949 को उन्हें तत्कालीन जोधपुर राज्य बल में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जोधपुर संस्थान का भारत में विलय हो गया और शैतान सिंह को भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि नाम शैतान होने के बावजूद वे कोमल और दयालु स्वभाव के अधिकारी थे। उनकी बहादुरी 1956 में नागा हिल्स ऑपरेशन और बाद में 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम या ऑपरेशन विजय में उनके पराक्रम से सामने आई। 11 जून 1962 को उन्हें मेजर पद पर पदोन्नत किया गया। चीन के साथ हिमालय सीमा पर भारत चीन विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। चीनी सेना अक्सर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती थी। चीनी सैनिकों को विवादित क्षेत्र में घुसपैठ से रोकने के लिए सैन्य द्वारा किए गए उपायों को और उनके प्रस्तावों को तत्कालीन शासकों ने अस्वीकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि चीन उनका दोस्त है और वह भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक योजना को प्रशासन और तत्कालीन रक्षा मंत्री की सलाह पर मंजूरी दी गई थी। तदनुसार कई छोटी छोटी पोस्ट भारत चीन सीमा पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए कहा गया था। भौगोलिक रूप से चीन का क्षेत्र भारत की तुलना में बेहतर था और जिससे चीन को युद्ध आसान था। चीनी आक्रमण के दौरान इस तरह के छोटे छोटे पोस्ट बनाना सही नहीं था और चीन पर रखा गया विश्वास बाद में गलत साबित हुआ। जून 1962 में अंबाला से जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को भेजा गया। बटालियन में हरियाणा के अधिकांश सैनिक थे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ सैनिक थे। उन सैनिकों को बर्फीले ठंडे प्रदेश का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों के लिए उन्हें ठंड और ऊंचाई पर रहने का अवसर मिला था। 2 अक्टूबर 1962 को बटालियन को 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कक्षा में ले भेजा गया। तब केवल 2 पैदल सेना की बटालियनें वहां थी और मार्च 1963 में उन्हें सीमा पर चुशुल की ओर बढ़ना था। लेकिन चीनियों की संदिग्ध हरकतों के कारण मेजर जनरल बूच सिंह की अगुवाई में 3 इन्फेंट्री बटालियन को चुशुल घाटी में तुरंत भेज दिया गया। अक्टूबर 1962 में चीन ने पूर्व भारत के बर्फीले और सैन्य रूप से दुर्लक्षित क्षेत्र में अचानक हमला किया। 13 अक्टूबर को 13 कुमाऊं की बी और सी कंपनी को चुशुल भेजा गया और चुशुल से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मुंगेर हिल और रेजांग लाक के क्षेत्र में तैनाती के आदेश प्राप्त हुए। 24 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल क्षेत्र में पहुंची। डी कंपनी ने स्पंगूर गैप में स्थान लिया। बटालियन का मुख्यालय ऊंचाई पर स्थापित किया गया और वहां ए कंपनी आरक्षित रखी गई। 26 अक्टूबर को ब्रिगेडियर टी.एन. रैना की कमान के तहत 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड चुशुल क्षेत्र में पहुंच गई। 18 गोरफा राइफल्स, जिसे बाद में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के रूप में जाना गया, इसने बटालियन मुख्यालय और एयरफील्ड में तैनात कंपनी के साथ गुरुंग हिल, गन हिल और स्पंगूर गैप को कवर किया। जब कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन लद्दाख की चुशुल घाटी में तैनात की गई थी तो चुशुल रनवे और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बटालियन पर थी। इस ब्रिगेड के कमांडर वही ब्रिगेडियर टी.एन. रैना थे जो बाद में सेना प्रमुख बने। चीन के भारत में प्रवेश करने और चुशुल पर कब्जा करने के 3 रास्ते थे। पहला खुरनाक किला, डुंगरा फोर्ट, युला, थुकुंग, लुकुंग, दरबक, ले। ये एक पहाड़ी मार्ग है जिससे केवल जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है।
दूसरा रुडोक शिंगहैंग चुशुल मार्ग और तीसरा रुडोक रेजांगला चुशुल मार्ग। तीसरा मार्ग चीनी सैनिकों के प्रवेश के लिए छोटा और आसान था। यह वह जगह थी जहां सेना को अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी। 3 इंच मोर्टार के साथ मुगेर हिल क्षेत्र में मेजर आरवी जठार के कमान में बी और डी कंपनी ने पोजीशन ली। रेजांगला क्षेत्र में 3 इंच मोर्टार के साथ मेजर शैतान सिंह की कमान में सी कंपनी, जबकि मेजर जीएन सिन्हा की कमान में ए कंपनी ने ऊंचाई पर बटालियन मुख्यालय क्षेत्र में पोजीशन ली। इस क्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. धिंगरा थे। 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा रेजांगला पास चुशुल घाटी का दक्षिण पूर्वी अप्रोच है। 5000 मीटर यानी कि 16,000 फीट की ऊंचाई के कारण वहां पर अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी होती है। थोड़ा चलने से भी सांस फूलती है। यह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तनावपूर्ण क्षेत्र है। वहां सैनिकों को पहले कुछ दिनों तक कोई ठंड के कपड़े नहीं मिले। रात का तापमान -10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता था। चूंकि सड़कें नहीं थी, खच्चरों और याकों की पीठ पर सामान लाना पड़ता था। पानी को गर्म करने में कुछ घंटे लगते थे। फल और भोजन क्रिकेट की लेदर बॉल के तरह सख्त हो जाता था। ठंड ने फायर शेल और अन्य युद्ध सामग्री पर भी परिणाम हुआ था। वहां हथियारों और गोला बारूद को गर्मी की जरूरत थी। भारतीय सेना के पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग में लाई गई निष्प्रभ हुई ली एनफील्ड द्वारा निर्मित 303 राइफलें थी, जिनमें एक एक करके गोलियां अपलोड करनी पड़ती थी। एक बार में केवल एक गोली चलाई जा सकती थी। संपर्क के लिए 6-2 टाइप पुराने रेडियो सेट थे, जिनकी बैटरी बर्फ के कारण लगातार विफल हो जाती थी। दूसरी ओर चीन सेना के पास आर्टिलरी बैकअप था। 7.62 SLR सेल्फ लोडिंग राइफलें थी। उनके सैनिकों की संख्या अधिक थी। उनके पास आधुनिक उपकरण थे। राशन काफी मात्रा में था। परिवहन की सुविधाएं थी। वाहनों की संख्या अधिक थी। सीमा पर तैनात चीनी सैनिक सिंकियांग पहाड़ियों पर रहने वाले थे। ठंडे मौसम की उन्हें आदत थी। उन्होंने स्पंगूर गैप के पास उनके पोस्ट तक सड़क भी तैयार की थी। भौगोलिक कारणों और विस्तारित सीमाओं के कारण चार्ली कंपनी के सैनिकों के लिए दुश्मन को रोकने के लिए पीछे से आर्टिलरी सपोर्ट प्राप्त करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में 24 अक्टूबर को एक आदेश प्राप्त हुआ कि यदि चीन ने हमला किया तो उसे अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक लड़ना होगा। अलग अलग दिशाओं से दुश्मन को इस जगह तक पहुंचना संभव था। इसलिए चार्ली कंपनी को 3 अतिरिक्त लाइट मशीन गन और मोर्टार के लिए 1000 बम दिए गए थे। चुशुल गांव के दक्षिण में 19 मील दूरी पर रेजांगला की दक्षिण पूर्वी घाटी की रक्षा के लिए चार्ली कंपनी ने 6 नवंबर को 1-8 गोरखा राइफल्स की जगह ली। रेजांगला भारत के लद्दाख क्षेत्र के चुशुल घाटी में एक दक्षिण पूर्व पहाड़ी पास है। वैली वेस्ट नामक उत्तर पश्चिम क्षेत्र से चीनी आक्रमण की संभावना थी। मेजर शैतान सिंह ने बड़ी निपुण योजना के साथ अपनी कंपनी को सामने की ढलान पर तैनात किया। सैनिकों को 3 प्लाटूनों में विभाजित कर उन्हें 3 पोस्ट पर तैनात किया। नंबर 7 की प्लाटून पास के 3 किलोमीटर उत्तर में जमादार सुरजाराम की कमान के तहत सामने की ओर थी। प्लाटून नंबर 8 रेजांगला प्रत्यक्ष पास के क्षेत्र में जमादार हरिराम की कमान में थी। 9वीं प्लाटून केंद्र में कंपनी मुख्यालय के करीब जमादार रामचंद्र की कमान में थी और यह नंबर 7 की प्लाटून से 1 किलोमीटर दक्षिण में थी। मोर्टार अनुभाग कंपनी के मुख्यालय से 150 गज पश्चिम में नायक राम कुमार यादव के नियंत्रण में था। कंपनी मुख्यालय नंबर 9 की प्लाटून के पीछे वास्तविक लड़ाई के क्षेत्र से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। तीनों प्लाटूनों को इस तरह से तैनात किया गया था कि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सके और
एक दूसरे की सहायता के लिए दौड़ सके। विपरीत परिस्थितियों के और कठिनाइयों के बावजूद चार्ली यानी कि सी कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार थी। बेहतर नेतृत्व मिले तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। मेजर शैतान सिंह लगातार अपने जवानों के बीच रहते थे। अपने खाली समय में वे ऑल इंडिया रेडियो पर समाचार सुनते थे। जब चीन की जीत और भारत की वापसी की खबरें विभिन्न क्षेत्रों से आती थी, तब वह आग बबूला हो जाते थे। लड़ाई से 4 दिन पहले चार्ली कंपनी को सैनिकों और उपकरणों की कमी के कारण पीछे हटने का संदेश मिला था, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने मुख्यालय को जवाब दिया कि वे उनके जवानों के साथ चर्चा करने के बाद ही फैसला करेंगे कि वापस आना है या नहीं। वे अपनी तीनों प्लाटूनों के पास गए और अपने जवानों और जेसीओ के साथ बैठक की। हर सैनिक ने कहा कि भले ही हम मर जाएं, लेकिन हम इसी जगह दुश्मन को खत्म कर देंगे और पीछे नहीं हटेंगे। बटालियन मुख्यालय के साथ अंतिम संपर्क 17 नवंबर की शाम को हुआ। चीनी सैनिकों के बड़े पैमाने पर आते देख मेजर शैतान सिंह भाटी ने अधिक सैनिक और गोला बारूद भेजने के लिए अनुरोध किया। हालांकि मुख्यालय ने इसे प्रदान करने में असमर्थता दिखाई और ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों की जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण था और वापसी का सुझाव दिया गया। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह को वापसी मंजूर नहीं थी। चुशुल के इस हिस्से पर चीनियों का कब्जा होने से वे बचाना चाहते थे। 9वीं प्लाटून के कमांडर और इस कंपनी के डिप्टी कमांडर जमादार रामचंद्र ने भी मेजर साहब से कहा, साहब जी, विड्रॉ करने की कभी मत सोचियो, कोई भी अहीर कहा नहीं मानेगा। 13 कुमाऊं को वीर अहीर के नाम से भी जाना जाता है। 17 नवंबर के बाद कंपनी का बटालियन मुख्यालय से संपर्क नहीं हो पाया। 17 नवंबर की रात 10 बजे 2 घंटे के लिए उस क्षेत्र पर एक भयानक बर्फीला तूफान आया। दृश्यता घटकर 600 मीटर रह गई। ठंडी और तेज हवाएं चल रही थी। रविवार 18 नवंबर 1962 को सुबह 3:30 बजे रात्रि गश्त पर रही नंबर 8 प्लाटून ने देखा कि चीनी सेना एक अरुंद क्षेत्र से आगे आ रही थी, जो कि 5 से 700 से 800 मीटर की दूरी पर थी। एलपी कमांडर लांस नायक ब्रिजलाल भागते हुए गए और बटालियन मुख्यालय को उन्होंने सूचित किया। सेक्शन कमांडर हुकुमचंद तुरंत एलएमजी ले गए और ब्रिजलाल के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। उन्होंने तुरंत आकाश में एक लाल सिग्नल दिया और एलएमजी से एक लंबा फायर किया। पूरी चार्ली कंपनी को संकेत मिल गया और प्रत्येक प्लाटून ने पोजीशन ले ली। बम गिरने की आवाज आई। फायरिंग नायक गुलाब सिंह के सेक्शन पर हुई थी। अलर्ट जारी करने के बाद मेजर शैतान सिंह को रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव ने बताया कि नंबर 8 प्लाटून पर हमला किया गया था और हुकुमचंद ने अपने एलएमजी से 4 चीनी सैनिकों को मार दिया। मेजर शैतान सिंह ने रेडियो सेट से अपने विभिन्न पोस्ट से संपर्क किया। 4 मिनट के भीतर जमादार हरिराम ने मेजर साहब को बताया कि 8 से 10 चीनी सैनिक उनकी ओर आ रहे हैं। इसके बाद संदेश आया कि जैसे ही वे रेंज में आए, प्लाटून ने एक बड़ा बस्ट किया, जिसमें 4 से 5 चीनी सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। जैसे ही 7वीं और 9वीं प्लाटून को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने उसी समय गोलीबारी की और कुछ और चीनी सैनिकों को मार दिया। मेजर शैतान सिंह ने आरटी पर सभी पोस्ट पर संपर्क कर कहा कि जिन क्षणों का हम इंतजार कर रहे थे वे आ गए हैं। सभी को तैयार रहना है और साहस के साथ लड़ना है। कोई भी जवान पीठ नहीं दिखाएगा। 7वीं प्लाटून ने भी देखा कि चीनी सैनिक उनकी ओर आ रहे थे। 10 मिनट बाद नंबर 7 प्लाटून पर हमला किया गया। जमादार सूर्याराम ने रेडियो संदेश द्वारा मेजर शैतान सिंह को बताया कि लगभग 400 चीनी सैनिक 14,000 फीट से 16,000 फीट तक चढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने कंपनी को आकाश में एक सिग्नल भी दिया। इसके तुरंत बाद
8वीं बटालियन ने यह भी बताया कि लगभग 800 चीनी सैनिक उनकी ओर आ रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत अपनी प्लाटूनों के कमांडरों से रेडियो पर संपर्क किया और सुनिश्चित किया कि सभी सैनिक तैयार है। उन्होंने 7वीं और 9वीं प्लाटूनों के बीच की गैप पर गश्त करने के लिए 9वीं प्लाटून के कुछ सैनिकों को भेजा। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, रेंज में आते ही चीनी सैनिकों पर गोलीबारी शुरू करे। जैसे ही चीनी सैनिकों ने 300 गज की सीमा में प्रवेश किया, भारतीय सैनिकों ने गोलियां चला दी। 10 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। इस बीच मेजर शैतान सिंह लगातार भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जा रहे थे। सिपाही लगातार उन्हें सुरक्षित स्थान पर रुकने और वहीं से आदेश देने के लिए कह रहे थे। किसी भी समय चीनी सेना का कोई शेल आकर गिरे ये संभव था, लेकिन मेजर साहब अपने सैनिकों की इस ट्रेंच से उस ट्रेंच तक, इस प्लाटून से उस प्लाटून तक हिरण की गति से जाते रहे। जल्द ही सर जमादार सुरजा राम का एक रेडियो संदेश आया कि उन्होंने चीनी सैनिकों को भगा दिया और प्लाटून सुरक्षित है, कोई घायल नहीं हुआ। हमारी सेनाएं ऊपर हिस्से में थी और चीनी सेना नीचे से ऊपर आ रही थी। हिमस्खलन के बाद कठिन स्थिति में रही भारतीय सेना पर अंधेरे में हमला करने की चीनी योजना को जागरूक भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। बाद में प्लाटून नंबर 8 से हरिराम का संदेश आया कि दुश्मन उनके करीब आ पहुंचा है और चीनी सैनिक रेंज में आते ही वे उन पर हमला कर देंगे। हरिराम और उनके साथियों ने हमला करने पर कई चीनी सैनिक मारे गए। चीनी सैनिक ऊपर आने की कोशिश करते और भारतीय सैनिक उन्हें गोलियों से ढेर कर देते। उस समय चीनी सेना कोशिश कर रही थी कि प्लाटून नंबर 9 को अकेला बनाया जाए, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने एक रणनीति तैयार की थी जिसके कारण चीनियों को कामयाबी नहीं मिली। कुछ ही समय में चीनी सेना का एक बम भारतीय सेना के एक बंकर पर आ गिरा। मेजर शैतान सिंह ने गोलीबारी बंद कर दी और कोडवर्ड में 3 इंच मोर्टार चलाने का आदेश दिया, टारगेट तोता। जैसे ही मोर्टार हमले शुरू हुए, बमबारी से चीनी डर गए और पीछे हट गए और उनका हमला विफल हो गया। चीनी सैनिकों के गिरे हुए मृत शरीर ऊपर से साफ दिखाई दे रहे थे। जब शुरुआती चीनी हमले विफल हो गए तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी और सुबह 4:30 बजे एक साथ भारत के सभी चौकियों पर बमबारी शुरू की। भारत के पास गिनी चुनी लाइट मशीन गन और 303 बंदूकें थी, यहां तक कि गोलियों की भी कमी थी। प्रत्येक गोली को लोड करने में समय लगता था। अत्यधिक ठंड के कारण सैनिकों की उंगलियां जमी हुई थी। भारतीय सैनिक चुपचाप लक्ष्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह लगभग 5 बजे जैसे ही हल्के से प्रकाश में चीनी टुकड़ी स्पष्ट हो गई, भारतीय सैनिकों ने गोलियां चलाकर कई चीनी सैनिक मार दिए, कई चीनी सैनिकों को घायल कर दिया। हालांकि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक पीछे से आगे बढ़ रहे थे। एक चीनी टुकड़ी को भारतीय सैनिकों द्वारा खत्म किए जाने के बाद दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती थी। कुछ ही समय में चीनी सैनिक सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। उन्होंने इस तरह के 4 हमले किए। 5वें हमले के समय तक भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म होने की स्थिति में पहुंचा। भारत ने हर शुरुआती हमले परास्त कर दिए। जब भी चीन ने भारत पर हमला किया, भारत ने हल्की मशीन गन, राइफल, मोर्टार और ग्रेनेड के साथ जवाब दिया। ऊपर से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भारत की तुलना में कई ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। चीनी सैनिकों ने अपनी रणनीति बदल दी और 75 मिलीमीटर आरसीएल बंदूकों के साथ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने 132 मिलीमीटर रॉकेट से कंपनी कमांड पोस्ट पर हमला किया। मेजर शैतान सिंह ने सैनिकों से पूछा कि अगर वे चाहे तो वापस लौट सकते हैं। तब सैनिकों और जेसीओ ने कहा
कि हम में से कोई भी रेजांग ला को नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर है। सुबह 5:40 पर चीन ने मोर्टार हमला किया और उसी समय 350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय सैनिकों ने भी एक ही समय मोर्टार और एलएमजी को चलाकर चीनी हमले का जवाब दिया। चीनी सैनिकों ने महसूस किया कि रेजांग ला की लड़ाई आसान नहीं। चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। ऐसी स्थिति में मेजर शैतान सिंह अपने बाकी सैनिकों को हिम्मत दे रहे थे। जब धुआं कम हुआ तो देखा गया कि बड़ी संख्या में याक और घोड़े चीन की ओर से हथियार लेकर आ रहे थे। प्लाटून नंबर 8 ने बताया कि 14-15 याक आ रहे हैं और 700 चीनी सैनिकों ने पोजीशन ली है और याक के पीछे कुछ चीनी सैनिक आगे आ रहे हैं। एक पल के लिए चार्ली कंपनी को ऐसा लगा कि अल्फा कंपनी उनकी सहायता के लिए आ रही है, लेकिन दूरबीन से देखते ही पता चला कि वे चीनी सैनिक थे। बाद में तीसरा और चौथा हमला प्लाटून नंबर 8 द्वारा निरस्त किया गया। मेजर शैतान सिंह ने मुख्यालय से 9वीं प्लाटून को बुलाया। इरादा यह था कि दुश्मन प्लाटून नंबर 8 पर हमला करेगा और प्लाटून नंबर 9 उनके पीछे से आकर दोनों प्लाटूनों के बीच फंसाकर उन्हें खत्म कर देगी। चीनियों ने पूरी ताकत से हमला किया। 15 मिनट के भीतर सब खत्म हुए जैसा लगने लगा। भारतीय सैनिकों के शव चारों दिशाओं में दिखाई देने लगे। भारत के जो गिने चुने बंकर थे वो नष्ट हो गए थे। टेंट में आग लग गई। बमबारी में कई भारतीय सैनिकों के शव बिखर गए। आखिरकार हमारे पास की गोलियां लगभग खत्म हो गई। चीनी सैनिक चारों दिशाओं से बड़ी संख्या में आए और 7वीं और 8वीं प्लाटून को घेर लिया। आमने सामने आने के बाद इन दोनों प्लाटूनों के अधिकांश भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। सूर्याराम ने आखिरी रेडियो संदेश भेजा कि अब हाथ से लड़ाई का समय आ गया है। इसके तुरंत बाद प्लाटून नंबर 7 के साथ रेडियो संपर्क टूट गया। मेजर शैतान सिंह ने जीवित सैनिकों और उपलब्ध सामग्रियों को फिर से इकट्ठा किया। हालांकि चीनी सैनिकों ने चार्ली कंपनी के मुख्यालय पर ही हमला कर दिया। उधर 7वीं प्लाटून का हर सैनिक अंत तक लड़ा और फिर वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन कोई भी चीनियों के हाथ नहीं लगा। भारतीय सेना के पास न तो आर्टिलरी बैकअप था और न ही सुरक्षा के लिए कोई बंकर। चीनी सैनिकों ने पुष्टि की कि 7वीं प्लाटून में कोई जीवित नहीं है। हालांकि उस बटालियन के नायक साहिराम बटालियन से कुछ दूरी पर एलएमजी के साथ पोजीशन ले चुके थे। वे चीनी सेना के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे। उनकी रणनीति ये थी कि एक समय में सभी चीनी सैनिकों को एलएमजी के साथ मारना है, लेकिन चीनी सैनिक इकट्ठे हुए बिना ही निकल गए। साहिराम अगली चीनी टुकड़ी का इंतजार करने लगे। अगली टुकड़ी के पहुंचते ही साहिराम ने एलएमजी से तूफान गोलीबारी की और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। बड़ी संख्या में उनके सैनिकों के मारे जाने के बाद चीन अपनी एमएमजी को आगे ले आया। नायक गुलाब सिंह और लांस नायक सिमराम एमएमजी को पकड़ने के लिए उस दिशा में दौड़े, लेकिन कुछ ही फीट की दूरी पर उन्हें गोलियां लगी। 7वीं प्लाटून के कमांडर जमादार सूर्याराम भी लगभग उसी समय शहीद हो गए। जब प्लाटून नंबर 7 लगभग नष्ट हो गई, 8वीं प्लाटून के कमांडर जमादार हरिराम अपने सैनिकों को अंतिम क्षणों तक लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार वह भी मशीन गन फायरिंग में शहीद हो गए। 7वीं और 8वीं प्लाटून के नष्ट होने के बाद मेजर शैतान सिंह अपने कंपनी हवालदार मेजर फुल सिंह के साथ 9वीं प्लाटून के पास पहुंचे। नंबर 9 की प्लाटून अब भी लड़ रही थी। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जा रहे मेजर शैतान सिंह को चीनी एलएमजी की एक गोली लगी। उनका हाथ जख्मी हो गया। कंपनी हवालदार हरफुल सिंह ने लाइट मशीन गन से चीनी सैनिक को तुरंत मार दिया जिसने मेजर साहब पर गोली चलाई थी।
मेजर शैतान सिंह ने नर्सिंग असिस्टेंट से पट्टी बंधवा ली। ऐसी अवस्था में भी वे सैनिकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जा रहे थे। अच्छी सुसज्जित बंदूकें और गोला बारूद सैनिकों को प्रदान कर रहे थे। कंपनी हवालदार मेजर हरफूल सिंह ने मेजर साहब को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। बाद में चीनियों ने एमएमजी से गोलीबारी की और कई भारतीय सैनिक मारे गए। 9वीं प्लाटून के कमांडर जमादार रामचंद्र भी तब तक लड़े जब तक उनकी पूरी बटालियन शहीद नहीं हो गई और आखिरकार गोली लगने के बाद होश खो बैठे, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्हें मृत समझकर चीनी सैनिक आगे बढ़ गए। अपने कई साथियों की शहादत के बावजूद मोर्टार डिवीजन के दूसरे कमांडर नायक राम कुमार ने अपने 3 इंच मोर्टार से गोलीबारी जारी रखी। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के बहादुर सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल सिंह दहिया बिना रुके एक प्लाटून से दूसरे प्लाटून, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाकर घायल सैनिकों को मलहम पट्टी कर रहे थे और बाद में शत्रु की एक गोली से शहीद हो गए। जब 3 महीने बाद उनका शव मिला, तब भी उनके हाथ में एक सिरिंज और एक हाथ में बैंडेज वैसे ही था। चीनियों ने उनके सिर में गोली मारी थी। लड़ाई में चिमण नामक एक सैनिक का सिर शरीर से अलग हो गया था। सिपाही महेंद्र सिंह के दोनों पैर तोड़कर कुचल दिए गए थे। जब नायक हुकुमचंद के पास की गोलियां खत्म हुई तो उन्होंने भी अपने हाथों से युद्ध किया और कई चीनियों का खात्मा किया और बाद में शहीद हो गए। रेसलर नायक चंदीराम ने राइफल के बैनेट यानी बंदूक के सामने वाली संगीन से लड़ाई लड़ी। चंदीराम ने राइफल के छुरे को चीनियों के पेट में घुसाकर 6-7 चीनी सैनिकों को मार डाला। एक और सैनिक रेसलर था, उसने अकेले हाथों से युद्ध किया और कई चीनी सैनिकों को मार डाला। अंततः सिर में गोली लगने के बाद ही वह शांत हो गया। चीनी सैनिक आते गए और भारतीय बंकरों में घुसते गए। गोलियां खत्म हो जाने के बाद भारतीय सेना द्वारा हाथों से लड़ी गई लड़ाई में नायक सिंहराम यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का पहलवान था। तगड़े पहलवान सिंहराम ने पहले अपने राइफल की बैनेट यानी संगीन से लड़ाई की। चीनी सैनिकों ने ऐसी वर्दी पहनी थी जो संगीनों को उनके शरीर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती थी। सिंहराम ने उन्हें राइफल के बटों से भी मारा। फिर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए उन्होंने एक चीनी सैनिक को पैर से पकड़ लिया और उसे पटका दिया। उसके बाद भी सिंहराम ने अपने हाथों से लड़ाई की और लगभग 10 चीनी सैनिकों को उठाया और चट्टानों पर फेंक दिया, उनके सिर फोड़ दिए। सिंहराम का यह पराक्रम जीवित भारतीय सैनिकों ने देखा और वे भी उत्तेजित हो गए। आखिरकार चीनी सैनिकों ने सिंहराम के सिर में गोली मार दी। जब सिंहराम की वीरता पूर्ण मृत्यु हुई तो युद्ध में जीवित बचे यादव ने देखा कि चीनी सैनिकों ने अपनी बंदूकें उल्टी कर उन्हें सलामी दी और उनके सिर पर हेलमेट रख दिया। उन्होंने वहां एक कागज भी लिख दिया, हियर लाइज ए ब्रेव इंडियन सोल्जर। चीनियों को ऐसी लड़ाई और ऐसी वीरता की उम्मीद नहीं थी। जब यह सब चल रहा था, मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जा रहे थे। इस बीच चीनी शेल का एक टुकड़ा मेजर शैतान सिंह के पैरों पर आ गिरा। उन्होंने घायल होने के बाद भी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। उनका तंबू नष्ट हो गया था। भारतीय सैनिकों की लाशें चारों दिशाओं में गिरी थी। अब रेडियो या लाइन कम्युनिकेशन बंद हो गया था। यह देख घायल मेजर शैतान सिंह ने हवालदार फूल सिंह और हवालदार जय नारायण से कहा, तुरंत बटालियन मुख्यालय जाओ और सबको बताओ कि हमारी चार्ली कंपनी ने कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी
और मुझे यहीं छोड़ दो, मेरी मृत्यु यहीं होगी, लेकिन मैं अंत तक लड़ूंगा। बस मुझे एक एलएमजी ला दो और मुझे एक चट्टान के पीछे ले जाओ। फूल सिंह और जय नारायण उन्हें एक चट्टान के पीछे ले गए। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल सिंह दहिया ने उनके घावों पर पट्टी बांधी। कुछ ही देर बाद एक चीनी सैनिक का एक पूरा बर्स्ट मेजर साहब के पेट पर आ गिरा। उनकी आंतें बाहर निकलने लगी। इस दृश्य को देखकर रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव ने मेजर साहब को एक पत्थर के सहारे झुका दिया। अगले ही पल चीनी सैनिकों ने उस दिशा में गोलीबारी की और कंपनी हवालदार मेजर हरफुल सिंह को गोली लग गई। मेजर साहब के आदेश के अनुसार बचे हुए सैनिकों में से हरफुल सिंह ने 3 जीवित सैनिकों के साथ अंत तक लड़ाई लड़ी। मरने से पहले उन्होंने रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव से कहा कि किसी भी परिस्थिति में मेजर साहब को दुश्मन के हाथों में न लगने दे। मेजर शैतान सिंह अब गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रामचंद्र यादव उन गिने चुने लोगों में से एक थे जिन्होंने मेजर शैतान सिंह को उनकी मृत्यु तक देखा था। पेट के गंभीर दर्द के कारण मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र को अपनी बेल्ट हटाने के लिए कहा। जैसे ही रामचंद्र ने बेल्ट को छुआ, उन्होंने देखा कि मेजर साहब की आंत बाहर आ गई है और अगर वे बेल्ट को हटा देते तो उनकी पूरी आंत बाहर आ जाती और उसी पल उनकी जान चली जाती। इसलिए रामचंद्र ने बेल्ट नहीं हटाया। गोलीबारी जारी थी। इस बीच मेजर शैतान सिंह बेहोश हो रहे थे। बीच में ही उन्हें होश आ जाता था। वे लड़ाई के बारे में पूछते, अंत तक लड़ते रहो, गोलीबारी करते रहो, बम फेंकते रहो, चीनियों को अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी मत लेने दो। यही आदेश वे देते रहे। रामचंद्र यादव ने बंदूक का पट्टा निकाला। उन्होंने मेजर साहब को पास ले लिया और उनके कमर के पीछे से लेकर अपने आप को बेल्ट में बांध लिया और उन्हें लेकर जमीन पर गोल गोल घूमते सुरक्षित स्थान की ओर निकल पड़े। पत्थर और बर्फ से ढके उस पहाड़ से 800 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक नाला लगा। वहां से उन्हें कंपनी के मुख्यालय तक जाना था, जहां 1-2 मददगार उपलब्ध होते। मेजर साहब ने उन्हें वहां पत्थरों के पीछे ले जाने के लिए कहा। ऐसा करने के बाद उन्होंने रामचंद्र से कहा कि वह तब तक लड़ेंगे जब तक उनके पास जीवन है और उन्होंने एक अतिरिक्त एलएमजी लाने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब एक हाथ घायल हो गया था तो उन्होंने उसके ट्रिगर पर एक रस्सी बांध दी और उसे अपने पैर की उंगलियों से बांध दिया और इसके माध्यम से चीनी सेना पर हमला करने की स्थिति ले ली। मेजर साहब का काफी खून बह चुका था। उन्होंने रामचंद्र यादव को तुरंत मुख्यालय जाने के लिए कहा। जब रामचंद्र उन्हें ऐसी अवस्था में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो उन्होंने कहा कि यह उन्हें आदेश है। मेजर शैतान सिंह का निधन सुबह करीब 8:15 बजे रामचंद्र यादव के सामने हुआ। मेजर शैतान सिंह की कलाई की घड़ी उनकी नब्ज पर चलती थी और जैसे ही उनकी नाड़ी बंद हुई, घड़ी भी बंद हो गई। रामचंद्र यादव ने मेजर शैतान सिंह के खून से सने दस्ताने को हटा दिया और उनके शरीर को पत्थरों से ढक दिया ताकि उन्हें पूरे पत्थर को हटाए बिना देखा नहीं जा सके। उन्होंने यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कंपनी मुख्यालय से 1 या 2 लोगों की मदद से मेजर साहब के शव को ले जाने का फैसला किया। घायल होने के कारण यह यात्रा उनके लिए भी आसान नहीं थी। जहां से राशन की आपूर्ति होती थी, उस क्वार्टर मास्टर तक पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि चारों तरफ तंबू में आग लग गई है। हेडक्वार्टर के आदेश के अनुसार कंपनी मुख्यालय भारतीय सैनिकों ने खाली कर दिया था और दुश्मन के हाथों कोई सबूत न छोड़ा जाए, इसलिए उसमें आग लगा दी थी। न तो कोई हवालदार वहां था, न कोई वॉशरमैन, न कोई सफाई कर्मी, सब वहां से जा चुके थे। तभी एक भारतीय सेना की जीप आई। रामचंद्र यादव को ग्लानि आ रही थी। जीप में सवार सैनिकों द्वारा उन्हें इशारा किया गया। उन्हें जीप में बिठाकर कमांड मुख्यालय ले जाया गया। 22 नवंबर को रामचंद्र यादव को जम्मू के एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी मृत्यु से पहले मेजर शैतान सिंह ने
मोर्टार सेक्शन के सेकंड इन कमांड नायक राम कुमार यादव को आदेश दिया कि वे मोर्टार सेक्शन में बचे हुए बम, नक्शे और दस्तावेजों को नष्ट कर दे ताकि वे चीनी सैनिकों के हाथों में न लगे। जब नायक राम कुमार ऐसा कर रहे थे, तब वह 20 गज की दूरी से चलाई दुश्मन की गोली की चपेट में आ गए। अपनी चोटों के बावजूद राम कुमार ने अपने मोर्टार से दुश्मन पर हमला जारी रखा। बाद में कई चीनी सैनिकों पर 303 राइफल से भी गोलियां चलाई। अंत में चीनी सैनिकों ने राम कुमार पर एक हथगोला फेंका। हैंड ग्रेनेड ने उनकी नाक तोड़ दी। उन्हें 8 गोलियां लगी। गंभीर चोटों के कारण वह बेहोश हो गए। चीनी सैनिक उन्हें मृत समझकर आगे बढ़ गए। राम कुमार जीवित थे और जब उन्हें होश आया तो वह घायल अवस्था में 19 नवंबर को बटालियन के मुख्यालय पहुंचे और लड़ाई की कहानी सुनाई। जब गोलियां खत्म हुई तो हाथ से लड़ाई लड़ रहे 5 भारतीय सैनिकों को आखिरकार चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। एक सैनिक बलबीर सिंह की बाद में मृत्यु हुई। सिपाही निहाल सिंह और सिपाही रामफल चीनियों के चंगुल से भागने में सफल रहे। कुछ के अनुसार चारों बाद में चीनी के चंगुल से भाग आए। भागने वालों में सिपाही निहाल सिंह थे, जो एलएमजी के साथ मेजर शैतान सिंह के निजी सिक्योरिटी गार्ड थे। युद्ध के अंतिम चरण में निहाल सिंह को कई गोलियां लगी और वह घायल हो गए। उन्होंने एलएमजी को डिसअसेंबल किया और दुश्मन के हाथों में न लगे इसलिए एक अनजान जगह फेंक दिया। घायल अवस्था में वे एक बंकर में पहुंचे। थोड़ी देर बाद चीनी सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने उन्हें युद्धबंदी बना लिया। चीनी सैनिकों ने उनसे अंग्रेजी में कमांडर का नाम पूछा, लेकिन उन्होंने अपने नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें शाम 5 बजे चीनी पोस्ट पर ले जाया गया। उनकी मलम पट्टी की गई। हालांकि चीनी सैनिकों को चर्चा में देखकर निहाल सिंह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। उन्हें मार्ग का पता नहीं था, लेकिन एक कुत्ता जो हमेशा कंपनी के साथ रहता था, जिसे वह खाना खिलाते थे, वहां आया और उसने निहाल सिंह को कंपनी मुख्यालय का रास्ता दिखाया। जमकर बर्फबारी हो रही थी। वे 19 नवंबर को दोपहर 1 बजे बड़ी मुश्किल से मुख्यालय पहुंचे। फिर उन्हें 22 नवंबर को जम्मू के मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अगले दिन चीनियों द्वारा पकड़े गए सिपाही रामफल भी छूटकर आ गए। मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन की ताकत और पराक्रम से चीन को हुए नुकसान की कल्पना चीनियों ने कभी नहीं की थी। चार्ली कंपनी के 120 वीर सैनिकों द्वारा उन पर हुए अद्भुत हमलों के सदमे से चीनी उबर नहीं सके। उसके बाद चीन ने उस पहाड़ पर उतरने और भारतीय सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की और चुशुल को कब्जे में लेने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश में सेला पास और लद्दाख के रेजांगला पास में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और चीनी सैनिकों की हार को 2 दिन बाद 20 नवंबर 1962 को चीन द्वारा घोषित युद्ध विराम का यह एक कारण माना जाता है। रेजांग ला की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जिसमें एक क्षेत्र की रक्षा करने वाली लगभग पूरी कंपनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंतिम सांस तक लड़े यह ब्रिगेडियर टीएन रैना और मेजर शैतान सिंह भाटी के आदेशों का उनके सैनिकों ने कड़ाई से पालन किया। चार्ली कंपनी के 124 भारतीय सैनिकों में से 120 ने लगभग 4000 चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी, जो आधुनिक हथियारों के साथ आए थे। 114 जवान युद्ध में शहीद हुए। चीन के हाथों लगे 5 युद्धबंदियों में से एक की मौत हो गई। अन्य 4 भागने में सफल रहे। सफाई कर्मचारी रामफल, सफाई कर्मचारी बाहर के साथ 4 अन्य कर्मचारी और सिपाही जो कंपनी मुख्यालय में अन्य काम पर थे, कंपनी समाप्त होते ही उन्हें कमांड मुख्यालय ले जाया गया। लड़ाई सुबह 3:30 बजे शुरू हुई और सुबह 8:15 बजे खत्म हुई, लेकिन असली लड़ाई आखिरी घंटे में हुई। इस लड़ाई में भाग लेने वाले सी कंपनी का हर सिपाही एक हीरो था। कंपनी ने पूरी तरह से संघर्ष किया।
न केवल रेजांगला बल्कि लेह, कारगिल और कश्मीर को चीनी कब्जे से बचाने के लिए अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दिया। एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल प्राप्त करने वाली यह एकमात्र कंपनी थी। लगभग 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की एक कंपनी की कमान संभालते हुए मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमलों का दृढ़ता से जवाब दिया। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने लड़ाई जारी रखी। उन्होंने सभी मार्गों पर चीनी स्वयंचालित तोपों, बंदूकों और मशीन गनों को रोककर दुश्मन को उनके प्रदेश में खदेड़ने की पूरी कोशिश की। भले ही इसमें कई चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन उनकी प्लाटून एक के बाद एक आती रही। कठिन परिस्थिति के बावजूद मेजर शैतान सिंह ने बिना रुके एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जाकर सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम जारी रखा। गंभीर चोटों के बावजूद वे सैनिकों को प्रेरित करते रहे। अपने कमांडर की बहादुरी को देखकर सैनिकों ने भी कड़ी लड़ाई लड़ी और दुश्मन सेना को आगे आने से रोका। सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, हालांकि यह जानते हुए कि इसमें सैनिकों का जीवन खतरे में आ जाएगा, उन्होंने इनकार किया और उन्हें उसी स्थान पर छोड़ने और सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया और वे अंत तक लड़ते रहे। दुश्मन सैनिकों की बड़ी संख्या के बावजूद मेजर शैतान सिंह ने एक जबरदस्त रणनीति बनाई थी। आश्चर्यजनक कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सैनिकों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। मेजर शैतान सिंह के असाधारण कौशल और पराक्रम के कारण भारतीय सेना के इतिहास में रेजांगला का युद्ध अद्वितीय था। उनके उत्कृष्ट वीरतापूर्ण नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से 26 जनवरी 1963 को सम्मानित किया गया। इस सम्मान की प्रभावी तारीख 18 नवंबर 1962 है। चूंकि उनके और अन्य सैनिकों के शव फरवरी 1963 में पाए गए थे, इसलिए कई सैनिकों को पहले के प्रमाण पत्रों में लापता या मिसिंग बताया गया है। सैनिक किसी भी मेडल के लिए नहीं लड़ते हैं, हालांकि उन बहादुर सैनिकों को जीवित या मृत्यु के बाद सम्मानित करना देश का कर्तव्य है। मेजर शैतान सिंह के अलावा जमादार हरिराम, जमादार सुरजाराम, जमादार रामचंद्र, नायक हुकुम सिंह, नायक गुलाब सिंह, नायक राम कुमार यादव, लांस नायक सिंहराम, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। CHM यानी कंपनी हवालदार मेजर हरपूल सिंह, हवालदार जयनारायण, हवालदार फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह को सेना पदक से सम्मानित किया गया। हवालदार जयनारायण, हवालदार फूल सिंह और सिपाही निहाल सिंह जीवित थे। ब्रिगेडियर TN रैना, जो 114वीं इन्फेंट्री बटालियन के ब्रिगेड कमांडर थे, उन्हें चुशुल को चीन से बचाने के लिए महावीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल HS धिंगरा, जो उस क्षेत्र के और 13 कुमाऊं के भी कमांडिंग अफसर थे, उनके प्रेरक नेतृत्व के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। घायल होने के बाद की स्थिति को देखकर मेजर शैतान सिंह ने हवालदार फूल सिंह और हवालदार जय नारायण और बाद में अपनी मृत्यु से पहले रेडियो ऑपरेटर सिपाही रामचंद्र यादव को निर्देश दिया था कि वे मुख्यालय लौट जाएं, ताकि यह सबको पता चले कि वास्तविक लड़ाई कैसे हुई और भारतीय सैनिक कैसे मरते दम तक चीनियों से लड़ते रहे। बाद में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने भी इस लड़ाई को दुनिया की 8 सबसे बहादुरी से लड़ी गई लड़ाइयों में स्थान दिया। हेडक्वार्टर भेजे गए सैनिकों ने और जो चीनी सैनिकों के चंगुल से बच गए,
वो सिपाही निहाल सिंह और सिपाही रामफल, साथ ही मोर्टार सेक्शन के नायक रामकुमार यादव ने बटालियन मुख्यालय में घटनाओं का वर्णन किया। जब रामचंद्र यादव को वहां लाया गया तो उन्होंने लड़ाई का सारा विवरण बताया। एक रेडियो ऑपरेटर होने के नाते वह लंबे समय तक मेजर शैतान सिंह के साथ थे। पहले तो अधिकारियों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एडजेटेंट डीडी शुक्ला ने कहा कि रामचंद्र यादव जो कह रहे हैं वह सब सच है। बाद में कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. ढींगरा और ब्रिगेड कमांडर टी.एन. रैना ने उन पर विश्वास किया। जब कोई लड़ाई होती है तो उनमें से प्रत्येक घटना की एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब रामचंद्र यादव को दिल्ली लाया गया तब उनका डीब्रीफिंग लिया गया। रामचंद्र जो स्टेटमेंट देते थे, कमांडर बिल्कुल उल्टा बयान देते थे। कमांडर के अनुसार रामचंद्र यादव पागल जैसी बातें कर रहे हैं और अगर वो ऐसे ही बोलते रहे तो उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। उन्हें असंभव लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में आए चीनी सैनिकों को चार्ली कंपनी के केवल 120 सैनिकों ने मारा है। रामचंद्र यादव ने कहा कि आप सभी एक बार उस स्थान पर चलिए, मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हमने इतने चीनी सैनिकों को मार डाला। वहां पर आपको मेजर साहब की बॉडी भी दिखाई देगी और उनके खून से सने दस्ताने भी। आपको हर सैनिक का शरीर मिलेगा जिसने सीने में गोली खाई है। बटालियन कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना बेहद भावुक हो गए थे। उन्होंने जांच अधिकारियों से कहा, मेरा विश्वास करो, हर सैनिक ने वह किया जो वह मातृभूमि के लिए कर सकता था और अपना जीवन त्याग दिया। यदि आप चाहें तो वहां जाएं। दिल्ली के अधिकारियों ने बाद में इस घटना पर विश्वास किया और कहा कि यह आवश्यकता नहीं लगती। हमने जांच की जो हम करना चाहते थे। हमने आपके द्वारा कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया है और हम आश्वस्त है कि प्रत्येक सैनिक ने 10-10 चीनी सैनिकों को मार दिया। दिल्ली में इंक्वायरी रिपोर्ट्स और 26 जनवरी को दिए जाने वाले सम्मान के दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। रेजांगला की लड़ाई में शामिल अधिकांश सैनिकों को युद्ध में लापता बताया गया था। सैनिकों के परिवारों ने सरकार से उनकी तलाश करने की बार बार अपील की। हुआ ऐसे कि रेजांगला के आसपास के क्षेत्र में नवंबर से हल्की बर्फबारी और लड़ाई के बाद भारी बर्फबारी हुई थी। 17 नवंबर की रात को बर्फीले तूफान के बाद भी तूफान आते गए। जैसे ही युद्ध विराम घोषित किया गया, उस क्षेत्र को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया और किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। सेना की वापसी के कारण निचले बेस की सभी चौकियों से सैनिक भी वापस चले गए थे। बहुत दिनों तक किसी को पता नहीं था कि उस यूनिट के सैनिकों के साथ क्या हुआ है। कई संदेह किए गए, उन्हें युद्धबंदी बनाया गया या वे भाग गए। ऐसी चर्चाओं के कारण गांवों में उन सैनिकों के परिवारों को काफी तकलीफ हुई। उनके बच्चों को भगोड़े के बच्चे कहा गया, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, उनके परिवार को गांव से अलग कर दिया गया। 1962 के चीन युद्ध में अधिकांश स्थानों पर हुई हार से भारतीय सैनिकों पर अपमानजनक जीवन जीने जैसी नौबत आ गई। वास्तव में किसी भी पोस्ट पर किसी भी सैनिक ने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन शासकों की गलत नीति और सेना के अधिकारियों के विचारों को स्वीकार न करने से भारतीय सेना पर काला दाग लग गया। ऐसी स्थिति में देश भर में सैनिकों के प्रति फैली नफरत की लहर पर काबू पाने में लंबा समय लगा। एक एनजीओ ने यह साबित करने की पहल की कि कैसे ये बहादुर योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी अंतिम सांस तक चीनियों से लड़ते रहे। उस एनजीओ ने यह साबित कर दिया कि रेजांगला में लड़े ये सैनिक हीरो है, कोई भगोड़े नहीं। इस बीच जनवरी 1963 में एक लद्दाखी चरवाहा चुशुल से रेजांगला के पहाड़ी इलाके में भटकते हुए गया और उसने कई भारतीय सैनिकों के शव, टूटी बंदूकें, गोलियों के इस्तेमाल के बाद हुए खाली मैगजीन आसपास पड़े देखे। सैनिकों के हाथों में उनके हथियार चीन की दिशा में तने हुए थे। वह घबरा गया। वह दौड़ता हुआ नीचे की भारतीय सेना की चौकी तक पहुंच गया। वहां उसने जो देखा वो बताया। मुख्यालय को तुरंत सूचित किया गया। बर्फ पिघलने के बाद भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी
इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ फरवरी 1963 में चरवाहों और जीवित सैनिकों द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची। उन्होंने देखा कि बर्फ में जमे हुए भारतीय सैनिकों के शव हर जगह पड़े थे। मेजर शैतान सिंह का शव उसी पत्थर के पीछे की कपार में मिला जहां वह बर्फ से ढका था। उनके पास खून से सने दास्ताने भी मिले। नर्सिंग असिस्टेंट ने उनके हाथ, पैर और पेट पर लगाई हुई पट्टियां भी दिखाई दी। सैनिकों के शरीर पर कई गोलियों के घाव थे। स्पष्ट था कि उन्हें सीने में गोली लगी थी, पीठ पर नहीं। कईयों के हाथ में राइफल के केवल बट बचे थे। मृत नर्सिंग असिस्टेंट के एक हाथ में सिरिंज और एक हाथ में पट्टी वैसे ही थी। उसने 30-32 सैनिकों के जख्मों पर पट्टी बांध दी थी और पट्टी बांधते समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ सैनिक हैंड ग्रेनेड फेंकने की स्थिति में थे, एक हाथ में पीन और दूसरे हाथ में बम। चीनी सैनिकों ने उनके हाथ से ग्रेनेड निकालने की भी हिम्मत नहीं की थी। जब गोलियां खत्म हुई तो बंदूक की संगीन से लड़ने वाले जाबाज सिपाहियों की संगीनें क्रॉचिंग पोजीशन में थी। कुल 96 ऐसे शव बरामद किए गए। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर भारतीय सैनिक रो पड़ा। इलाके के कमांडिंग अफसर ब्रिगेडियर रैना के आंसू थम नहीं रहे थे। समिति के अधिकारियों के भी आंसू बहने लगे। ब्रिगेडियर टीएन रैना ने कंपनी हेडक्वार्टर के सामने 13 कुमाऊं के उन शूरवीरों का सामूहिक अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान और वेद मंत्र के जाप के साथ किया। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को जोधपुर ले जाया गया और वहां सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उस समय जो भीड़ उनके सम्मान के लिए एकत्र हुई थी वह अभूतपूर्व थी। बाद में 1964 में आई फिल्म हकीकत रेजांग ला की लड़ाई पर ही आधारित थी। चार्ली कंपनी द्वारा दिखाए गए बहादुरी के कारण जहां लड़ाई हुई उस स्थान से कुछ नीचे की ओर रेजांग ला वॉर मेमोरियल तैयार किया गया है। इस कुमाऊं युद्ध स्मारक को अहिरधाम भी कहा जाता है। वहां एक पत्थर भी रखा गया है। थॉमस मैकॉली की कविता की पंक्तियां उस पर उकेरी गई है। हाउ कैन ए मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and temples of his gods। इस कंपनी में ज्यादातर सैनिक दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के रेवाड़ी, नरनौल, महेंद्रगढ़ इलाके के थे। यही वजह है कि रेजांगला मेमोरियल रेवाड़ी में भी स्थापित किया गया है। रेवाड़ी मेमोरियल में बताया गया है कि कैसे चार्ली कंपनी के 115 कुमाऊं सैनिक उस दिन शहीद हुए थे और कैसे उन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। युद्ध में बचे हरियाणा के रेवाड़ी के मोहनपुर गांव के निवासी चार्ली कंपनी के रेडियो ऑपरेटर ऑनररी कैप्टन सूबेदार म्यामचंद्र यादव, एलएमजी चलाने वाले मेजर शैतान सिंह के पर्सनल बॉडीगार्ड रेवाड़ी के हवालदार निहाल सिंह, राजस्थान के अलवर जिले के बिघाना गांव के अल्फा कंपनी के कैप्टन सतपाल सिंह यादव, इन्होंने कई बार मीडिया में साक्षात्कार दिए हैं जिसमें उन्होंने युद्ध की वास्तविक घटनाओं का वर्णन किया है जो सरकारी दस्तावेजों में विस्तार से वर्णित नहीं है। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन चुशुल रनवे और उस क्षेत्र की रक्षा के लिए गई थी। उनमें से ज्यादातर सैनिक हरियाणा और सामान्य क्षेत्र से आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी बर्फ गिरते नहीं देखी थी। उनके पास अच्छे हथियार या ठंड में पहने जाने वाले कपड़े नहीं थे। उन्हें सामान्य सूती पैंट, हल्की जर्सी, हल्के कोट दिए गए थे। उनके पैरों में बर्फ के जूते नहीं थे। इतनी ऊंचाई पर रहने की आदत के लिए समय भी नहीं दिया गया था। 2 दिन की अग्रिम सूचना पर उन्हें कश्मीर के बारामूला से लेह और फिर चुशूल तक 652 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ी थी। बावजूद इसके उन्होंने बिना किसी शिकायत अपने कर्तव्यों का पालन किया और इस तरह महान बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। उस लड़ाई के जो 6 सैनिक जिंदा बचे थे या गवाह थे, उनमें से 4 आज भी जीवित है। अखबारों में इस लड़ाई का जिक्र होने लगा। युद्ध की उस घटना से परेशान
और मेजर शैतान सिंह के पराक्रम से प्रभावित कवि प्रदीप ने मुंबई के माहिम की सड़कों पर घूमते समय एक पान की दुकान से खाली सिगरेट का पैकेट मांगा और गली के एक आदमी से कलम ली और लाइनें लिखी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 27 जनवरी 1963 को शहीदों की परिवार की मदद के लिए दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया ये अजरामर गीत लता मंगेशकर ने गाया। इस गीत में 10-10 को एक ने मारा ये उल्लेख है और बाद में चीन ने भी स्वीकार किया कि एक एक भारतीय सैनिक द्वारा कई चीनी सैनिकों को मार दिया गया। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में शामिल होता है और मातृभूमि की रक्षा के लिए गर्व से शहीद हो जाता है। मेजर शैतान सिंह भाटी और रेजांगला में वीरता का अत्युच्च प्रदर्शन करने वाले उन सभी पराक्रमी नायकों को सैल्यूट। जय हिंद। जब